जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक पर। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही होगा डेली कौन कौन सी क्लासेस चैनल पर आपको मिल रही हैं। करंट अफेयर मिल रही है, जीके जीएस मिल रही है, स्टैटिक जीके एक्स्ट्रा मिल रही है, इंग्लिश मिल रही है, रीजनिंग मिल रही है और मैथ भी मिलेगी आपको आने वाले टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो इसमें हम करवाने वाले हैं आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर, वो है हमारा जीके जीएस का लेक्चर, जिसमें आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 10 नहीं देखे हैं, सेट नंबर 10 नहीं देखे, तो आप पहले उन्हें वॉच करें, इससे आपको बहुत से बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कपास, यानी कि कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा किया गया। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम, यानी कि जो कपास का सर्वप्रथम उत्पादन करने वाले थे वो हड़प्पावासी थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, निम्नलिखित विधानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थे आपके दयाराम सहनी। कौन थे? दयाराम सहनी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1921 में। कब हुई थी? वो आपकी 1921 में सन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्से द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिले के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? इसका आपका आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। क्योंकि लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल आपका क्या है? जिसका क्षेत्रफल है आपका 214 गुना 36 गुना 3.3, ये आपका मीटर में है। देशपुर और सुकरुतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? ये खोज भी आपकी लोथल में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? लोथल में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाम और तोल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणज का प्रयोग अधिक करते थे। रेखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। जी हाथ की माप इकाई थी। चंदूड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चंदूड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है और चंदूड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 2933 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 8201/2 पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य से होकर गुजरती है, जो कि देश का मानक समय भी है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। क्योंकि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है आपकी 15,200। कितनी है? 15,200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 75,166 है। कितनी है आपकी? 75,166। ठीक है, मुख्य धरातलीय भाग की समुद्र की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह को सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 16.6 हो जाएगी, किलोमीटर हो जाती है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसका आपका आंसर हो जाएगा 2.4%। कितना? 2.4%, क्योंकि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की प्राकृतिक बनावट, संसाधन क्षमता आदि को देखते हुए जॉर्ज बी केरसी ने अपनी भौगोलिक पुस्तक एशिया की भूमि पर निवास में लिखा है कि भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही हक है जितना कि भारत के लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर आपका, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? बताइए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10.7%, क्योंकि देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने ही ये बात कही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान का गठन किया गया? इसका आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू कौन थे? वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, क्योंकि 1924 में, ये बात कब की है? 1924 की। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी, किंतु औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय ने किया था, जिसे लोकप्रिय बनाने एवं मूर्त रूप से देने का कार्य किस सन में हुआ था? वो हुआ था आपका 1939 में। कब हुआ था? 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। समय समय पर कांग्रेस ने भी इसकी मांग उठाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? बताइए। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन बताया था कि संविधान के विचार का औपचारिक रूप जो किया गया था वो किया गया था आपका एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसके मूर्त रूप प्रदान किया गया? जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था प्रदान, मूर्त रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़ तत्व का माप है? एसएससी 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, एमटीएस, और आपका एमटीएस भी करीब आ चुका है एग्जाम, जो कि 5 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक आपके होने वाले हैं एमटीएस के एग्ज़ाम। सो फ्रेंड्स, इसलिए आप डेली अब चैनल पर अपडेट रहिए, इससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुके हैं और ज़्यादातर अब थ्योरिकल पढ़ना छोड़ दिए, जितना आप प्रैक्टिस सेटों पर ध्यान दोगे उतना ही आपके जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर हो जाएंगे। चलिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान में से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है फिर आपका, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए। फ्रेंड्स, ये कहलाते हैं उपधातु।
क्या कहलाते हैं आपके? उपधातु, क्योंकि वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये 6 प्राय उपधातु कहे जाते हैं। कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, पोलोनियम और एस्टेटिन को भी कुछ सीमा का उपधातु कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बताइए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के शब्द बॉटनी से हुई है, जिसका अर्थ है घास या फूस। क्या है इसका अर्थ? घास या फूस। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर आपका। अगला है फिर आपका चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बताइए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा हिप्पोक्रेटिस। क्या होगा? हिप्पोक्रेटिस, क्योंकि हिप्पोक्रेटिस की शपथ ऐतिहासिक रूप से चिकित्सकों एवं चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ली जाने वाली शपथ है। माना जाता है कि हिप्पोक्रेटिस द्वारा लिखी गई है। मैं आपको एक बार लिख कर दिखा देता हूँ। इसके द्वारा ये लिखी गई है, द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है। यह आयोनिक ग्रीक में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? आयोनिक ग्रीक भाषा में इसे लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? बताइए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो लॉन्ग लगे ज़्यादा तो आप इसे प्ले बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियो को भी जल्दी देख पाओगे और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 54%। 54% भाग जो है वो आपका श्रम शक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि के जरिए अपना घर चलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत में अधिकतर बेरोजगारी का क्या कारण है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संचनात्मक। क्या हो जाएगा? संचनात्मक, क्योंकि भारत में अधिकतम बेरोजगारी संचनात्मक है। संचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? एसएससी 2017 में आपका क्वेश्चन आ चुका है एमटीएस में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल, क्योंकि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। रग्बी फुटबॉल आमतौर पर केवल रग्बी वर्तमान में दो खेल रूपों में है। रग्बी लीग या रग्बी यूनियन तथा यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न इलाकों में विकसित फुटबॉल के एक सामान्य रूप से निकले हुए अनेक खेल रूपों में से एक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? बताइए। ये भी एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन में एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए, यानी कि वॉलीबॉल,
क्योंकि नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। वॉलीबॉल को नेपाल का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया, ये डेट भी आप नोट कर लीजिए। इसे जो इस खेल को जो घोषित किया गया वो आपका 23 मई 2017 को इस खेल को घोषित किया गया, क्योंकि इससे पहले नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल था वो था आपका डांडी बियो। क्या था आपका, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, एक मिनट। डांडी बियो। इस खेल से पहले नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल था वो यही था, डांडी बियो, ठीक है। उसके बाद 23 मई 2017 के बाद नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल को घोषित कर दिया गया। और ये डांडी बियो जो खेल था इसे ज़्यादातर नेपाल में ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही खेलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा J.S. किल्वी ने। किसने, J.S. किल्वी ने, क्योंकि सबसे पहले सिलिकॉन चिप का आविष्कार करने का श्रेय अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्वी और रॉबर्ट नायो को जाता है। इन्होंने 1961 में सिलिकॉन चिप का इन्वेंशन करके कंप्यूटर के विकास की गति को तेज करने में मदद की, यानी कि कंप्यूटर की जो गति है उसे फास्ट करने में मदद की। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका। अगला है आपका भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पनबिजली उत्पादन, क्योंकि भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार पनबिजली उत्पादन है। भूटान भारत की मदद से 4 बड़ी पनबिजली परियोजनाओं, कई छोटी व सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का संचालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर आपका भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है फ्रेंड्स, इसका नाम है इंद्र। क्या है, इंद्र, क्योंकि भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नाम इंद्र है। इसमें IND से तात्पर्य है भारत से और RA से जो तात्पर्य है वो है रूस से। इस अभ्यास की शुरुआत सन कितने में हुई थी, ये हुई थी आपकी 2003 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, बताइए। इसका जो आपका आंसर होगा ये होगा A और B दोनों, यानी कि कोलकाता और मुंबई, क्योंकि कोलकाता में तो है ईस्टर्न रेलवे जोन और दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, और मुंबई में है वेस्टर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन। सो फ्रेंड्स, आज का ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।